हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे हजारों सालों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल का अगला टॉपिक क्षेत्र और साम्राज्य। चौल जो है, चौल, तुगलक और मुगल लोग हैं। चौल लोगों के बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, जो आपका दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री का। तुगलक के बारे में हम दिल्ली के सुल्तान वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे और मुगलों के बारे में हम चौथे अध्याय में, जो चौथा पार्ट है हिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, चाहे चौल शासक थे, चाहे तुगलक शासक थे, चाहे मुगल शासक थे। ये बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन भी दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। वो 1266 से 1287 के बीच में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। मतलब पहले जो राजा के दरबार में कवि वगैरह होते थे, वो राजा की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखते थे। तो गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली के सुल्तान हुए, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है। और जो वो प्रशस्ति है, उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। मतलब कि गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति मिली है, जिसमें उनकी प्रशंसा की गई है और उन्हें एक विशाल साम्राज्य का शासक या राजा बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। मतलब उनका राज्य है गयासुद्दीन बलबन का इतना बड़ा बताया है, जो पूर्व में हमारा जो बंगाल राज्य है, वहाँ से शुरू होकर पश्चिम में पाकिस्तान से भी आगे जो अफगानिस्तान है, उसके गजनी तक फैला हुआ बताया गया है संस्कृत प्रशस्ति में। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है। और उस प्रशस्ति में बताया गया वो नीचे का जो दक्षिण भारत, वो भी दक्षिण भारत को द्रविड़ भी कहा जाता है, भी शामिल है। मतलब हमारा नीचे का दक्षिण भारत, जो जितना भारत है उसको वो, और पाकिस्तान के आगे जो अफगानिस्तान के गजनी तक का जो क्षेत्र है, वो गयासुद्दीन बलबन के क्षेत्र में बताया गया है उस प्रशस्ति में। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। पढ़ते हैं, मतलब कि ये सारे उसके क्षेत्र में आते थे। ये सारा उसका क्षेत्र था, मतलब इतने बड़े एरिया के ऊपर वो राज करता था गयासुद्दीन बलबन। ये सारा राज, ये इतना बड़ा, ये सारा जितना भारत है, भारत के बाद भी ये सारा जो एरिया है, इस पे गयासुद्दीन बलबन का राज्य था। ये किसी कवि ने संस्कृत प्रशस्ति में कहा है कि जब गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 में दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, और उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत की प्रशस्ति मिली है, जिसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है, बताया गया, जो कि हमारे बंगाल राज्य से लेकर पूर्व से बंगाल राज्य से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण जो दक्षिण भारत है वो भी शामिल था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग, मतलब गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, जो हमारे नीचे के बीच में का आंध्र और नीचे के राज्य हैं, आंध्र, केरल, कर्नाटक, गौड़, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर देते, भाग जाते थे। इन क्षेत्रों के लोग जो उसकी गयासुद्दीन बलबन की सेना है, उसके आगे भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान ने के जिसने भी ये लिखा है, इतिहासकार विजय अभियान के इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण, ये कोई विजय अभियान होगा जिसने ये
वो प्रशस्ति लिखी है गयासुद्दीन बल्लभ, उनकी प्रशस्तियों में राजा की प्रशंसा की जाती थी। जो गयासुद्दीन बल्लभ की प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में और विजय अभियान व्यक्ति नाम के व्यक्ति ने लिखी होगी। वो उसने जो इतना बढ़ चढ़ के उसके बारे में प्रशंसा की है गयासुद्दीन बल्लभ के बारे में, इतिहास पूर्व उसको अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं कि उसकी बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की गई है। साथ ही यह साथ ही वे ये समझने की भी कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मतलब इतिहासकार इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो उपमहाद्वीप है इसके अलग अलग हिस्सों पर अपना राज अधिकार होने का राजे क्यों उल्लेख करते रहे हैं, जब बताते रहे हैं कि इस पूरे उपमहाद्वीप पर उन्होंने राज किया है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। 1318 में कवि अमीर खुसरो हुए हैं मुसलमान कवि ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। उसने क्या गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, और गुजरी गुजरात में, मायावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। मतलब मतलब जो उपमहाद्वीप है, जिसे मैंने कई बार बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत शामिल है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। मतलब ये जो एरिया है इसके ऊपर सारे राजे मतलब अपनी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करते हुए कहते थे कि उन्होंने इस उपमहाद्वीप के ऊपर राज किया है। और अमीर खुसरो ने भी कहा है कि इस उपमहाद्वीप के जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सिंधी सिंध क्षेत्र में सिंधी, लाहौर क्षेत्र में लाहौरी, कश्मीर में कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी भाषा आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मायावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे ये भी बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत अमीर खुसरो ने एक और विशेषता बताई है उपमहाद्वीप की कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। मतलब जो कि किसी भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती, लेकिन ये जो संस्कृत है ये प्राचीन भाषा है जिसका जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। मतलब अमीर खुसरो ने संस्कृत के बारे में बताया कि संस्कृत भाषा भी भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती है, जो कि किसी भी क्षेत्र मतलब बोली नहीं जाती, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र में बोली नहीं जाती। केवल इस भाषा को ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। संस्कृत के बारे में अमीर खुसरो ने बताया है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की उसने भाषाओं का भी जिक्र किया है 1318 में। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों। ये कह रहे हैं कि अमीर खुसरो ने जो भाषाएं लिखी हैं वो भी लिखिए और आप पता करिए कि अब उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में अमीर खुसरो ने भाषाएं बताई हैं कि ये भाषा बोली जाती है, अब वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है और उनको रेखांकित कीजिए जो भाषाएं सेम है। सन 70 आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अमीर खुसरो तक गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा है और हमने मतलब ये सारे एरिए जो मैप में दिखा रखे हैं इतने एरियो के ऊपर उसका वो था, मतलब राज करता था, वो शासन करता था और वो उसने भी प्रशस्ति में भी बताया गया है। और आगे ये देखो सारे सिविलिस्तान, उच्च मुल्तान, कलानौर, लाहौर, माना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध बिहार, लखनौती,
जाजनगर, मालवा, मावार, दारसमुंदर, तेलंगाना, देवगिरी गुजरात, ये सारे एरिए गयासुद्दीन बलबन के अधीन आते थे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे गयासुद्दीन और अमीर खुसरो ने क्या क्या बताया भी। भारतीय महाद्वीप में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी और उन्होंने संस्कृत के बारे में क्या बताया। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम।